हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हम लोग प्रदूषण के बारे में। फ्रेंड्स, हम लोग का जो नया चैप्टर चल रहा है वो नया चैप्टर क्या है? पर्यावरण के मुद्दे। मतलब कि इन्वायरमेंट में होने वाले परिवर्तन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पर्यावरण के मुद्दे, इन चीजों पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जरा एक बात समझिए कि पर्यावरण के मुद्दे में हमने कुछ कल चर्चा किया था, और आज जो पॉइंट हमें चर्चा करनी है वो कौन सी है? तो प्रदूषण है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि प्रदूषण है क्या। प्रदूषण का मतलब होता है कोई भी दूषित चीज, कोई भी दूषित या अनावश्यक चीज जब आके मिल जाती है। दूषित या अनावश्यक, या फिर सीधे शब्दों में बात करें तो बेकार। बेकार, अगर ये सारी चीजें आकर अगर मिलती है तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? उससे हम लोग बोलते हैं प्रदूषण। क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। मतलब क्या कि ये जो दूषित या अनावश्यक या बेकार पदार्थ है यह प्रदूषक है। और इनके बारे में जब इनको रोकने की बात की गई तो सबसे पहली बार 1986 में जो वन नीति है, इस वन नीति के तहत किया गया। किसके तहत? वन नीति के तहत किया गया। कब? 1986 में। तो 1986 में क्या बात कही गई कि इन्होंने कहा कि यह दूषित और बेकार जो पदार्थ है वह किसी न किसी रूप में वायुमंडल में हो, जल में हो, या पर्यावरण के किसी भी स्रोत में आकर मिल जाते हैं। और यह मिलने वाले जो पदार्थ है इसी को हम क्या कहते हैं? इस अनावश्यक या बेकार पदार्थ को हम क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं। और यह प्रदूषक क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते हैं। साथ में इन्होंने कहा कि 1986 में क्या कि इन प्रदूषकों को हम लोग को क्या करना चाहिए? तो नियंत्रित करना चाहिए। ठीक है, नियंत्रित करना चाहिए। तो बात एक ये समझ नहीं आती है कि किसी चीज को रोकेंगे कैसे आप। मान लीजिए कोई कहा कि उधर से 10 आदमी खतरनाक आ रहा है और आपकी दुकान लूट के लेके जाएगा, 10 खतरनाक डाकू आ रहा है। अब 10 उन्हें रोकना है आपको। अब 10 को रोकने के लिए किसी को रोक लेंगे ऐसा थोड़े ना हो। तो देखिए, तो क्या हो गया कि इसमें नियंत्रित करने की बात कही गई। अब मान लीजिए कि मैंने कहा कि 4 डाकू आ रहे हैं लूटने के लिए और कहा गया कि आपको उन्हें रोक लेना है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप बैरिकेड लगा देंगे, जितने कोई आ रहे हैं सबको रोक देंगे। रोकना तो 4 ही को है। लेकिन उन 4 को रोकने के लिए आपको पहचान भी तो होनी चाहिए, आपको समझ भी तो होनी चाहिए कि वो 4 कौन है, उनमें से 4 कौन हो सकते हैं। तो कंडीशन जब उन 4 की अगर बात कीजिएगा तो उन 4 में सबसे बड़ी जो बात है कि उन चारों की पहचान करनी जरूरी होगी कि कौन से वो डाकू है, कौन से चोर है। तो कंडीशन सेम चीज है कि यह वन नीति में कहा गया कि आपको नियंत्रित करना है। तो नियंत्रित करने के लिए हमें प्रदूषक पहचानना होगा ना, जो प्रदूषण कर रहा है, जो मेन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वह प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला पहचानना होगा ना। तो बिल्कुल पहचानना होगा। तो इनकी नियंत्रित करने के लिए इनको पहले बांटा गया कि प्रदूषक को हम बांटेंगे, समझेंगे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद हम उन पे नियंत्रित करेंगे। तो इन्होंने कहा कि प्रदूषक मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होता है? जैव निम्नकरणीय। जैव निम्नकरणीय, ठीक है। और एक होता है जैव अनिम्नकरणीय। जैव अनिम्नकरणीय मतलब क्या? ऐसे पदार्थ जो जीवों के द्वारा अपघटित हो जाने वाले हो। मतलब क्या? ऐसा पदार्थ जो जीवों के द्वारा अपघटित होने वाले हो, जो आसानी से टूट जाने वाले हो और टूट के फिर से वायुमंडल में फिर से पुनः अपनी कंडीशन प्राप्त कर सकता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? जैव निम्नकरणीय स्रोत। और कुछ ऐसे स्रोत होते हैं कि उसको जितना मर्जी आप प्रयास कर लीजिए वह किसी प्रकार से टूटेगा नहीं, पूरी तरह से टूटेगा नहीं, पूरी तरह से सड़ेगा नहीं। ठीक है, यह प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। तो यह कंडीशन क्या कहलाता है? जैव अनिम्नकरणीय। और जो पूरी तरह से टूट जाए, पूरी का आपका नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, उसे क्या कहेंगे? जैव निम्नकरणीय। ठीक है, तो कंडीशन 2 हो गया, जैव निम्नकरणीय और जैव अनिम्नकरणीय। तो ये 2 प्रकार किसके हो गए? तो प्रदूषक के प्रकार हो गए। ठीक है, जो प्रदूषण पैदा करेंगे। अब ये समझ में आ गया
कि जैव निम्नकरणीय और अजैव निम्नकरणीय, जैव अनिम्नकरणीय। तो जरा बात कर लेते हैं कि जैव निम्नकरणीय के स्रोत में क्या आएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई अपशिष्ट पदार्थ है, बेकार पदार्थ है, कोई अपशिष्ट पदार्थ है या बेकार कोई पदार्थ है। एक नंबर अभी बात कर रहे हैं हम लोग इसकी, जैव निम्नकरणीय प्रदूषक। ठीक है, अब जैव निम्नकरणीय प्रदूषक का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर सारे बेकार पदार्थ हो जाएंगे, अपशिष्ट पदार्थ हो जाएंगे, अपशिष्ट पदार्थ हो जाएंगे। फिर क्या होंगे, जैसे मान लीजिए कि आप घर पे यूज करते हैं जो वेस्ट आइटम्स होते हैं, वो बेकार पदार्थ क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका मल मूत्र हो गया, तो ये मल मूत्र क्या करते हैं आप, मल मूत्र आप जल में तैयार करते हैं। मल मूत्र नालों के माध्यम से कहा जाएगा, जल में जाएगा, जल में प्रवाहित होगा। और जब यह मल मूत्र जल में जाएगा तो जल को शुद्धिकरण करेगा क्या, जल को बेहतर करेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो कहने का मतलब कि यह मल मूत्र जब जल में जाएगा तो जल को क्या करेगा, यह प्रदूषित करेगा, प्रदूषित करेगा। और जब यह प्रदूषित करेगा तो बताइए क्या कहलाएगा, यह मल मूत्र क्या कहलाएगा, प्रदूषक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रदूषक कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रदूषक कहलाएगा। अब कंडीशन देखिए, मल मूत्र हो गया, इसके अलावा क्या कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए लकड़ी है, तो लकड़ी को आप जलाते हैं, तो लकड़ी को जलाने से जो राख प्राप्त होगा, जलाने से राख प्राप्त होगा, राख प्राप्त होगा ना जी। तो ये राख क्या हो गया, ये राख भी आपका क्या है, यह अपघटित होने वाला है, लेकिन यह भी प्रदूषण पैदा करेगी। लकड़ी जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, यह भी प्रदूषण की पैदा करती है, यह भी जैव निम्नकरणीय है। तो कंडीशन कहता है कि ऐसा बेकार पदार्थ जो निकले और वह निकलने के बाद किसी अन्य पर्यावरणीय स्रोत को प्रभावित करे, और अन्य स्रोत को प्रभावित करने के बाद वहां पे उनके लिए नई प्रॉब्लम क्रिएट करे, अर्थात कि वह प्रदूषण की समस्या, किसी प्रकार की अन्य समस्याएं उत्पन्न करे। तो जब अन्य प्रकार की समस्या जब उत्पन्न करेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे जैव निम्नकरणीय। मतलब कि ऐसा प्रदूषक जो जीवों को क्या करे, वो अपघटित होने वाला हो, लेकिन उनके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव निम्नकरणीय प्रदूषक। ठीक है, वही दूसरे तरफ अगर बात कीजिएगा तो दूसरा तरफ होता है जैव अनिम्नकरणीय प्रदूषक। जरा सा उसकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि जैव अनिम्नकरणीय प्रदूषक में क्या आता है। तो देखिए, जिस प्रकार से जैव निम्नकरणीय की बात किया कि ये ऐसे ऐसे पदार्थ है जो हमारे घरों पे यूज होते हैं, हमें मालूम चलते हैं कि निकल रहा है, इनके वजह से प्रदूषण या बेकार पदार्थ वायुमंडल में आ रहे हैं, लेकिन वह क्या हो जाने वाले हैं, पूरी तरह से अपघटित हो जाने वाले हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, जैव निम्नकरणीय। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, जैव अनिम्नकरणीय स्रोत की, अनिम्नकरणीय स्रोत की। तो जरा बताइए कि जैव अनिम्नकरणीय स्रोत का मतलब क्या समझते हैं आप लोग। तो कहता है कि वैसा पदार्थ जिनकी वजह से क्या हो जाए, जिनसे प्रदूषण पैदा हो, जिनसे प्रदूषण पैदा हो। प्रदूषण पैदा होने का मतलब क्या, प्रदूषण पैदा हो मतलब क्या, कि जिनकी वजह से प्रदूषक के रूप में वो काम करे, जो किसके रूप में काम करे, प्रदूषक के रूप में काम करे, पहला कंडीशन है। लेकिन यह प्रदूषक कैसा होगा कि यह जीवों के द्वारा अपघटित होने वाला नहीं होगा, जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होगा, यानी कि इसका अपघटन जो होगा जीवों के द्वारा होगा ही नहीं। यह वायुमंडल में रहेंगे लेकिन ये अपघटित होने वाले नहीं रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपकी मान लीजिए किसी भी गाड़ी जो चलती है उसके धुएं के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, उनके साथ क्या है, उनके साथ मान लीजिए शीशा का टुकड़ा होता है, ठीक है, हो सकता है कि आर्सेनिक भी दिखने को मिले हमें। तो इस प्रकार के जब ये पदार्थ हमें दिखेंगे तो यह आपका जीवों के द्वारा अपघटन होने वाला थोड़े ना जी, शीशा अपघटित थोड़े ना होगा जी, नहीं होगा। तो यह कंडीशन हमारे लिए क्या पैदा करने वाली है, यह एक प्रकार की प्रदूषक का काम करेगा। तो और इस कंडीशन में यह आपकी वायुमंडल जीवों के द्वारा अपघटित होने वाला भी नहीं है,
उसके बाद अगर बात करें हम लोग तो प्लास्टिक की बातें कर लेते हैं। किसकी बातें करते हैं जी? प्लास्टिक की। तो प्लास्टिक भी क्या है? एक प्रकार का जैव और निम्नकरणीय स्रोत है। ये भी टूटेगा थोड़े ना जी, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। साथ में एक और प्रॉब्लम क्या होगी कि प्लास्टिक के साथ एक और समस्या है कि आप इसे अगर नॉर्मली फेंक देते हैं तो फेंकने की वजह से आपकी भूमि प्रदूषित होगी। अगर इसको जला देते हैं तो आपका क्या होगा? वायु प्रदूषित होगी। तो कंडीशन इनमें सभी तरह से प्रॉब्लम है। मतलब इस प्लास्टिक का यूज आप किसी भी रूप में नहीं करते हैं। अगर ज्यादा गर्म पदार्थ उसमें रख दिए तो उनकी रेशा अंदर से पिघल कर उसमें जाएंगे और उनके वजह से आपको प्रॉब्लम होगी। अगर उसको ज्यादा दिनों तक रह जाते तो उनके रेशा टूट के कुछ ना कुछ आपके मिक्स होंगे, कुछ ना कुछ केमिकल मिक्स होगा जिनके वजह से प्रॉब्लम होगी। मतलब यह जो प्लास्टिक है पूरी तरह से जैव और निम्नकरणीय है और सबसे बड़ा प्रदूषक स्रोत में एक नंबर पे इसका स्थान आता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रदूषक हो गया, ये सीसा आर्सेनिक हो गया। इसके अलावा जब आप डीडीटी का छिड़काव करते हैं, किसका छिड़काव करते हैं जी? डीडीटी का छिड़काव करते हैं या किसी पीरकनाशी का छिड़काव करते हैं, पीरकनाशी का। तो हम लोग तो यहाँ पे फायदे के लिए करते हैं कि मान लीजिए इससे कीट मर जाएगा, जो छोटे छोटे जीव मर जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि इनके मरने के अलावा ये हमारे लिए कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे? ये सिर्फ उन्हीं को थोड़े ना मारता है जी, धीरे धीरे करके हमारे शरीर के अंदर भी इकट्ठा होता है, जिसे जैव आवर्धन कहते हैं। तो कंडीशन ये पैदा सबके लिए होगा। अब मान लीजिए कि किसी खेत में आपने पीरकनाशी का उपयोग किया, बारिश तेज हुई, अब पीरकनाशी के आपके जो रेशा आदि रासायनिक पदार्थ थे वह पानी के साथ बह गए और बहकर धीरे 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 बगल के किसी नदी या तालाब में जाकर इकट्ठा हो गए। अब वो तो आपका जहरीला पदार्थ है। अब उस नदी तालाब में मिलने के कारण नदी तालाब के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे जो जीव होंगे, जो मछलियां होंगी, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि नहीं? तो बिल्कुल होगा। अब वहां पे जाने के बाद उनके वजह से अगर उस जल स्रोत का पानी अगर कोई अन्य जीव पिए तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी कि नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल होगी भाई, वो भी होने वाला है। तो कंडीशन आपकी सभी जगह पे समान रूप से लागू होती है कि ये सभी ऐसे पदार्थ है जो किसी जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होंगे, ये प्रदूषण पैदा करेंगे। लेकिन यह प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है जिन्हें हम निम्नीकरण नहीं कर सकते हैं, और दूसरे तरफ है जिनको हम क्या कर सकते हैं? निम्नीकृत कर सकते हैं, और एक को निम्नीकृत हम नहीं कर सकते हैं। इस तरह से प्रदूषक हमारे कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के प्रदूषक हो गए, एक जैव निम्नीकरणीय तो दूसरा तरफ क्या? जैव और निम्नीकरणीय स्रोत। क्लियर है आप लोग को? तो बात ये समझ में आ गई होगी कि ये जो कहा 1986 में वन नीति कहा गया कि नियंत्रित करना है, तो नियंत्रित करने की बातें अब समझ में आ गई। तो बताइए आप सबसे पहले किसको नियंत्रण करना पसंद करेंगे? तो सबसे पहले सीधा कहेंगे कि पहले आपका जैव निम्नकरणीय है, वो तो मान लीजिए कि निम्नकरणीय हो जाएंगे, काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अनिम्नकरणीय स्रोत का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई उसका तोड़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो कोशिश करें कि जैव अनिम्नकरणीय स्रोत का जितना कम से कम इस्तेमाल होगा उतना ज्यादा से ज्यादा वायुमंडल और पर्यावरण हमारा सुरक्षित होगा। क्लियर है? तो ये स्रोत को आपको ज्यादा से ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्लियर है आप लोग को? अब जब बात यह समझ में आ गई कि हमें कितने प्रकार के हमारे प्रदूषक होते हैं, तो बात जरा ये भी कर लेते हैं, क्या प्रदूषण एक ही तरह के होते हैं? मान लीजिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि डीडीटी और पीरकनाशी है, बहकर चले जाएंगे तो नदी तालाब को प्रदूषित कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जल में प्रदूषण हो जा रहा है। यहाँ पे अगर लकड़ी जलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि अलग अलग रूप में, यहाँ पे सीसा है, आर्सेनिक है, ये अलग रूप में करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, वायु को प्रदूषित करेगा। मतलब प्रदूषण के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, मृदा में प्लास्टिक को फेंक दिए तो मृदा प्रदूषण हो गया, है ना जी, रेडियो एक्टिव वाला प्रदूषण हो गया। तो प्रदूषण विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब सभी प्रकार के बारे में हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। पहले जरा बात कर लेते हैं सबसे बड़ी समस्या
जो पर्यावरण की बहुचर्चित मुद्दा है, जिसकी बात हम लोग कहते हैं वायु प्रदूषण की। वायु प्रदूषण एक बहुत ही चर्चित समस्या है, ठीक है। हालांकि सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं एक बार करके, उसके बाद एक एक प्रदूषण को हम लोग बारीकी से समझेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं वायु प्रदूषण, थोड़ा जल प्रदूषण, फिर उसके बाद सभी के बारे में एक एक करके हम डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, प्रदूषण के प्रकार में कुछ प्रकारों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर बात कर लेते हैं, मान लीजिए पहला नंबर हम बात कर लेते हैं किसकी, वायु प्रदूषण की। वायु प्रदूषण की, तो वायु प्रदूषण का मतलब क्या हो गया कि वायु प्रदूषण का मतलब हो गया कि वायु में आपकी प्रदूषण होना। प्रदूषण होना का मतलब अवांछित पदार्थ आना, अवांछित पदार्थों का इकट्ठा होना। अवांछित पदार्थों का इकट्ठा होने का मतलब हो गया कि यहाँ पे फिक्स है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, आपका ऑक्सीजन, ये सभी फिक्स मात्रा में है। अगर बाहर से किसी भी रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड की ज्यादा बढ़ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा आ जाए, धूल कण ज्यादा आ जाए, बीच में क्या आर्सेनिक ज्यादा आ जाए, कुछ शीशे के कण आ जाए, ठीक है, तो यह कंडीशन क्या कहलाता है, किसी भी रूप में ये बाहर से आएगा तो यह इनके आपकी जो वास्तविक जो प्रतिशतता है उनमें बदलाव लाएगा, यानी इनके अनुपात में परिवर्तन लाएगा। और इनके अनुपात में परिवर्तन लाने को हम क्या कहते हैं, प्रदूषण के नाम से जानते हैं। तो कंडीशन क्लियर हो गया कि इनकी वजह से यह प्रदूषण उत्पन्न होता है, क्लियर है। तो यह प्रदूषण क्या कहलाएगा, वायु प्रदूषण। दूसरे नंबर की अगर बात करें हम लोग, तो दूसरा कंडीशन होता है हमारा जल प्रदूषण का। दूसरा कौन होता है, जल प्रदूषण का। तो जरा बताइए आपकी जल प्रदूषण कैसे होगा। तो जल के अंदर किसी भी प्रकार के कोई भी अवांछित या प्रदूषक पदार्थ जब प्रवेश करेगा तो इस प्रदूषक पदार्थ के कारण जल का क्षेत्र जो होगा वह प्रदूषित होगा। तो प्रदूषक वाले में क्या क्या आ जाएगा बताइए जरा। तो इसमें हो सकता है कि मलमूत्र हो जाए, मलमूत्र हो जाए, ठीक है, या बेकार कोई भी अपशिष्ट पदार्थ हो जाए, अपशिष्ट पदार्थ हो जाए, ठीक है, या फिर कितने भी आप उद्योग धंधे चलाते हैं, उद्योग धंधे से निकलने वाले कचरा हो सकता है, उद्योग से निकलने वाले क्या, उद्योग से प्राप्त कचरा, ये भी हो सकता है। मतलब अलग अलग रूप में ये पदार्थ हो सकते हैं जिनके वजह से यह प्रदूषण की मात्रा उत्पन्न, यानी कि जल प्रदूषित हो जाएगा। जल प्रदूषित के बाद अगर तीसरे नंबर की बात करें तो मृदा प्रदूषण आ जाती है। तो बताइए मृदा प्रदूषण कैसे होगा। तो मृदा प्रदूषण ऐसे होगा कि मृदा में अर्थात कि मिट्टी में ऐसे पदार्थों को हम फेंक देते हैं जिनका अपघटन नहीं हो पाता है, मतलब नए प्रकार के रूप में मिट्टी में नए पदार्थ आप इकट्ठा नहीं हो पा जाएंगे। तो मिट्टी प्रदूषण के अंदर क्या आ जाएगा, मृदा प्रदूषण में क्या क्या आ जाएगा। मृदा प्रदूषण जैसे प्लास्टिक फेंक दिया, क्या फेंक दिया हमने, प्लास्टिक फेंक दिया। तो बताइए प्लास्टिक की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि नहीं होगी, होगी बिल्कुल। फिर प्लास्टिक के अलावा अगर बात कर ले किसकी, प्लास्टिक के अलावा बात कर लेते हैं हम लोग, जैसे हमने डीडीटी छिड़काव किया तो डीडीटी जो वहां पे चिपक के रह गया तो उनकी वजह से जहरीला आपका क्षेत्र बन गया, लवणीयता बढ़ गई, कहीं पे अम्लीयता बढ़ गई, डिजर्टिफिकेशन हो गया। ये जितनी भी प्रॉब्लम है ये सभी किसके कारण है, मृदा प्रदूषण के कारण है। इसके अलावा कौन कौन से प्रदूषण हो सकते हैं, तो और भी कंडीशन होते हैं जैसे रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियो एक्टिव प्रदूषण। तो रेडियो एक्टिव में क्या आ जाएंगे भाई, तो रेडियो एक्टिव में प्रदूषण वैसे हो जाएंगे जब हम किसी भी रूप में परमाणुवीय जो आपका परमाणु ऊर्जा का आपका क्या होता है, चेकअप होता है, उनकी जांच की जाती है। ध्यान से देखिए, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन में क्या आ जाएंगे भाई, तो जितने भी आपकी परमाणुविक ऊर्जा जो होंगी, परमाणु ऊर्जा के लिए जो परीक्षण किया जाता है, ऊर्जा के परीक्षण जो होता है, इस परीक्षण को लेकर, परमाणु ऊर्जा के परीक्षण को लेकर जो समस्याएं उत्पन्न होती है इसी को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो परमाणु ऊर्जा परीक्षण में क्या क्या आ जाएगा भाई, तो परमाणु ऊर्जा के परीक्षण के अंदर सबसे बड़ी बात जो आएगी कि यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, बेकार पदार्थ निकलते हैं, और यह बेकार पदार्थ क्या करते हैं, यह बेकार पदार्थ जो निकलेगा
यह बेकार पदार्थ ही रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के लिए जिम्मेवार होते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से आपके प्रदूषण के अलग अलग प्रकार होते हैं। इन सभी प्रकार के बारे में एक एक करके हम लोग डिटेल से जानेंगे। आज हम लोगों ने पढ़ा प्रदूषण के प्रकार और प्रदूषक के प्रकार के बारे में। अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे वायु प्रदूषण के टॉपिक से। मिलते अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।